Hello everyone and welcome back to Mind Spine tutorial. So now we are starting with molecular taxonomy and ये molecular taxonomy किस चीज का सब टॉपिक है ये आप जानते हैं ऑलरेडी. ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमेटिक्स में टॉपिक हम रखते हैं. ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमेटिक्स में बेसिकली कीमोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड मोलिकुलर टेक्सोनॉमी इस तीन टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है. इन तीनों टॉपिक्स को इंक्लूड करके हमने एमएससी के जो फर्स्ट ईयर में है उसमें तो ये आपको सिलेबस भी पता होगा. बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स दोनों के लिए यूजफुल रहता है ये टॉपिक एंड सीएसआई नेट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूजफुल रहता है. सो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी के साथ. सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ. यहाँ पर आपके सामने टेक्स्ट तो लिखा हुआ है पर पहले हम समझेंगे कि मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन और केमिकल सब्सटेंसेस के कंपोजिशन के बेस पर अगर टेक्सोनॉमी कर रहे हैं वो सारी चीजों को हम मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में इंक्लूड करते हैं. तो हमने क्या क्या चीज कही, हम क्लासिफिकेशन को ऑर्गेनिजम्स के डिस्ट्रीब्यूशन एंड केमिकल सब्सटेंस के बेसिस पर कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन एंड केमिकल सब्सटेंस के बेसिस पर या उसके कंपोजिशन के बेसिस पर हम यहाँ पर कहना चाहिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो उसी चीज को मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी कहते हैं. अगर आप जूलॉजी में भी बात करेंगे तो बहुत सारी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स होती है जिसमें हम डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के मेंबर्स को उनके बीच में जो जेनेटिक रिलेशनशिप होता है उसके अंदर समझने के अंदर हेल्प ले सकते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी से. समझ में आ रही बात. इसके अलावा डीएनए प्रोटीन सीक्वेंसिंग हो गया, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स होगी जिसमें डीएनए आरएनए या हाइब्रिडाइजेशन मेथड्स होगी. ये सारी चीजों से हम डिफरेंट स्पीशीज का क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं. तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन. समझना बात को, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेज इन देम. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है. तो किसी भी टेक्सोनॉमी के फॉर्मेशन के लिए आउटर कैरेक्टर को कॉपी करना सफिशिएंट नहीं होता है. डेवलपमेंट हिस्ट्री पर बेस्ड फाइलोजेनेटिक डेटा भी हम यूज कर सकते हैं. एनिमल चेंजेबल बायोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी टेक्सोनॉमी हमारे टेक्सोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो होता रहता है. ये समझ में आ रही होगी बात. तो तीन तो मेन टेक्सोनॉमी होती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. कीमो टेक्सोनॉमी, साइटो टेक्सोनॉमी एंड मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी. कीमो में आपको याद होगा मैंने बताया था कि केमिकल सब्सटेंस के बेसिस पर हम वहां पर क्लासिफिकेशन करते हैं. साइटो टेक्सोनॉमी में हमने बात की थी कि हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेसिस पर एनिमल का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं. और मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी आज हम पढ़ रहे हैं. और हमेशा याद रखना, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन और केमिकल सब्सटेंस का तो नाम लिया ही है लेकिन मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी के अंदर हम स्पेसिमेन या जो भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन परफॉर्म करते हैं उसके क्रोमोसोम के जेनेटिक्स के बेसिस पर करते हैं. ये तो करते ही डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल सब्सटेंस, ये सब बातें सही है लेकिन हम क्रोमोसोम के जेनेटिक्स को भी देखते हैं कि उसके जेनेटिक्स के बेस क्या है. ठीक है. और मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता है मेनली हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका डीएनए का कंपोजिशन देखते हैं, डीएनए का सीक्वेंस देखते हैं और फिर स्पीशीज को हम धीरे धीरे डिफरेंशिएट करते हैं. तो कहीं ना कहीं डीएनए का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, डीएनए का सीक्वेंस, क्रोमोसोम के जेनेटिक्स, ये सभी चीजें भी मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में इन्वॉल्व रहती है. अब ये तो आपको समझ में आता है कि टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है. तो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है जब हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर करें किसी ऑर्गेनिज्म का. लेकिन अब यहाँ पर पीछे वर्ड क्या आ गया, मॉलिक्यूलर आ गया. तो यानी कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर अगर हम ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायो के हिसाब से, मोल बायो के हिसाब से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से, तो हम उसको मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं. इसमें हम डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन्स को, जितना भी न्यूक्लियर डेटा होता है उसको सभी चीजों को इन्वॉल्व करके आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर परफॉर्म करते हैं. एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था लेहनी, LAHNI, लेहनी. इन्होंने 1964 में हमें मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की शुरुआत का थोड़ा बहुत नॉलेज दिया था. 1964 की बात है ये. इन्होंने क्या कहा था कि द यूज ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, अगर हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का यूज कर रहे हैं टू स्टडी द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल एंड स्पीशीज. अगर इंडिविजुअल और स्पीशीज जो है अगर उनके बीच में हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता करनी है और उसको यूज करने के लिए हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का यूज कर रहे हैं, उसको देखने के लिए अगर हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का यूज कर रहे हैं तो हम इसी चीज को मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी कहते हैं. ये लेहनी ने कहा था. ठीक है. और एक छोटा से छोटा अगर ऑर्गेनिज्म भी है और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म भी है तो हम उस सभी को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की मदद से. सो एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफरेंशिएट इन अ वेरी माइन्यूट लेवल, जिसमें हम हायर जो कहना चाहिए ग्रेटर डिफरेंस वाले ऑर्गेनिजम्स को, मोस्टली डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, सभी को यहाँ पर समझ सकते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी से.
तो माइन्यूट का मीनिंग आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में मैं माइन्यूट से यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक डीएनए ये है और एक डीएनए यहाँ पर ये है। दोनों डीएनए के बेस पेयर्स होती है, तो आप समझ रहे होगे। एक के अंदर मान लो ATGC और एक में है ATGC या फिर G रख देते हैं T। तो अब आपसे बोला जाएगा इनमें क्या डिफरेंस है, तो आप बता देंगे कि यहाँ तो एडेनाइन आ रहा है, यहाँ पर ग्वानाइन आ रहा है। तो इतना सा माइन्यूट सा भी डिफरेंस होता है, तो हम मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में ये बता सकते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 टाइप्स की होती है मेनली। एक होती है माइक्रो मॉलिक्यूलर और एक होती है मैक्रो मॉलिक्यूलर। माइक्रो मॉलिक्यूलर में हम जब टेक्सोनॉमी के अंदर ऐसे कंपाउंड्स को देखते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो स्मॉल होता है, तो इसमें स्मॉल मॉलिक्यूलर, मैं मोल लिख रही हूँ, मॉलिक्यूलर वेट वाले हम कंपाउंड्स को देखते हैं। जैसे कि कौन से कंपाउंड्स? एल्केलॉइड्स, ठीक है। एल्केलॉइड्स के बाद आ गया फ्री अमोनिया, NH3 लिख देती हूँ उसको मैं, फ्री अमोनिया। उसके बाद आ जाएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और अगर मैक्रोमोलिकुलर की बात करें तो इसमें ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जिसका थोड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे कि DNA, RNA, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। समझ में आ रही होगी बात आपको कि क्या मैं समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर। सो मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इन देम। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी हैव हेल्प्ड टू एस्टेब्लिश जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। DNA and protein sequencing immunological methods are more informative in study of different species. The data obtained from such studies are used to construct phylogenetic trees. अब अगर नहीं पता phylogenetic trees क्या होते हैं तो मैंने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको चेक करेंगे। फाइलोजेनेटिक ट्री के सारा कंसेप्ट आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर डेटा, दिस ट्री वाज सो क्लोज टू ऑलरेडी एस्टेब्लिश फाइलोजेनेटिक ट्रीज ऑफ द वर्टिब्रेट्स दैट द टेक्सोनोमिस्ट्स रियलाइज सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर डेटा। मॉलिक्यूलर डेटा से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, हमने जब उन सभी के डेटा को लेकर फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, तो हमें ये पता चला कि कितना सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूलर डेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की मदद से आ जाता है। तो ये चीजें रहती है, मोनोसेंट्रिक, डाई, पॉली, डिफ्यूज, एक्रो, टीलो, समेटा। ये मैं जब दूसरी चीज पढ़ा दी थी शायद मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी थी, ये आप इग्नोर कर सकते हैं इतने टेक्स्ट को यहाँ से। अब मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी को हम जो पहले वाला टाइम था इतना यूज नहीं करते थे, हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बेसिस पर ही डिफरेंशिएट कर देते थे ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन आज के टाइम में हम बात करें तो हमें मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी बहुत यूजफुल हो गई। तो मॉडर्न एरा के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का यूज हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दूं कि जो स्टडी ऑफ डीएनए होता है उसको अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डीएनए आरएनए की बात करें तो डीएनए का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो डीएनए सारी तरह के एनिमल्स में पाया जाता है करीब करीब अगर आप समझे तो। और डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। तो एक न्यूक्लिक एसिड है, ये आपको पता होगा। इसमें सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एफ मिशर, फ्रेडरिक मिशर उनका पूरा नाम है, एफ मिशर, फ्रेडरिक मिशर। तो इन्होंने 1871 की बात है, 1871 की बात है, उन्होंने सबसे पहले जो पस सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड को ऑब्जर्व करा था। न्यूक्लिक एसिड को फ्रेडरिक मिशर, डीएनए की बात नहीं हो रही, अभी न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए 2 तरह का भी हो सकता है। तो फ्रेडरिक मिशर ने जो पस सेल्स होते हैं, ठीक है, पस सेल्स में न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले देखा था, ऑब्जर्व किया था। और उन्होंने फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड का नाम शुरू में क्या रखा था? न्यूक्लिन रखा था। न्यूक्लिन से स्टार्टिंग की थी, न्यूक्लिन नाम रखा था। लेकिन जो न्यूक्लिन था उसका नेचर क्या था? एसिडिक था। न्यूक्लिन का नेचर कैसा था? एसिडिक नेचर था। तो उन्होंने कहा अगर इसका नेचर एसिडिक है तो बाद में इस चीज का नाम न्यूक्लिक एसिड बना दिया गया। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये आप जानते ही हैं। और सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला डीएनए पाया जाता है। जैसे ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए पाया जाता है और डीएनए हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है अगर पूछा जाए तो वो आपको पता होना चाहिए। 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ डाल्टन तक हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए। अभी मैंने आपको बताया भी था ना, माइक्रो और मैक्रो जो दो डिफरेंट टेक्सोनॉमी थी, तो हमने मैक्रो वाले साइड में ही रखा था।
इसको डीएनए को क्यों रखा था हमने, क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा माना जाता है, हायर मॉलिक्यूलर वेट माना जाता है, जो कि 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁷ डाल्टन्स तक होता है। डिफरेंशिएट भी करा जा सकता है अब डीएनए को भी, कि कितने तरह के प्रोटीन फॉर्मेशन ये करता है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर मैं डायग्राम अभी पूरा फुल नहीं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, पर फिर भी आपको समझाने के लिए बता देते हैं। जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल ये ऐसा कुछ डीएनए, अभी मैं पूरा डिटेल वाला नहीं बना रही हूँ, वरना बनाते हैं तो उसको कुछ इस टाइप से बनाना होता है, पूरा एग्जैक्टली वो कॉइलिंग और टर्न्स पूरा अच्छे से बनाते हैं, पर अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, ओरिजिनली ऐसा नहीं होता। फिर यहाँ से इसका जो डायमीटर होता है कहा जाता है 20 एंगस्ट्रॉम तक होता है। उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि बेस पेयर्स चलते हैं यहाँ पर, तो दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है 0.34 नैनोमीटर्स तक होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो एक टर्न यहाँ पर डीएनए लेता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्न हो रहा है, तो जो एक टर्न डीएनए लेता है वो कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर का होता है। यहाँ पर स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर्स होता है, और एक टर्न की अगर आप लेंथ बताते हो तो वो 3.4 नैनोमीटर्स तक होती है। और यहाँ पर छोटा सा एक माइनर ग्रूव आता है, फिर बड़ा वाला एरिया आता है, उसको हम मेजर ग्रूव कहते हैं। तो माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव आते हैं। मैं चैनल पर अपलोड करूंगी बहुत जल्द डीएनए और आरएनए का डिटेल में स्ट्रक्चर, सीएसआईआर और एमएससी बीएससी सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि यूजफुल है, पर अभी हम थोड़ा सा समझ रहे हैं। और ओवरऑल ऐसा कहा जाता है, फॉर एग्जांपल ये 34 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है पूरा, और ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अभी सिर्फ समझाने के लिए हमने कुछ कुछ चीजें मेंशन की, ये तो थोड़ी स्ट्रक्चर की बात होगी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए कैसा होता है, तो डीएनए के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो कौन से न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, नाइट्रोजन बेस, सबसे चीजें आ सकती है। तो नाइट्रोजन बेस के ऊपर तो आपको पता होना ही चाहिए कि डीएनए के नाइट्रोजन बेसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें आता है एडिनाइन, ठीक है, ग्वानाइन, उसके बाद आता है साइटोसाइन और आता है थाइमिन। बस इसी थाइमिन की जगह पर हम यूरेसिल रख देते हैं, लेकिन वो यूरेसिल कहाँ रखते हैं, हम आरएनए में रखते हैं। तो सब चीजें सेम होती है। आरएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो पूरी तरह से डीएनए के ही इन चारों बेसिस जैसे होते हैं, एडिनाइन, साइटोसाइन, ग्वानाइन, तीनों चीजें ऐसी होती है, बस थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है आरएनए के अंदर। ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। और इनके बेसिस पर हम जेनेटिक कोड का भी फॉर्मेशन करते हैं। आप जेनेटिक कोड क्या होता है अगर ये नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और जो एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस कोर्स है, अगर आपने वो पूरा स्टडी किया है, 1 मंथ का कोर्स है, तो उसमें मैंने जेनेटिक कोड को कैसे लर्न करते हैं उसकी टेक्निक भी वहां बता रखी है। वो कोर्स बाय करना होता है, एनरोल करना होता है उसमें, तो वो चीज रहती है। लेकिन बहुत यूजफुल कोर्स है, जिनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए वो कोर्स बहुत यूजफुल रहता है, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी। तो वो अगर चाहें तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको, तो आप 1 मंथ का कोर्स भी एक्स्ट्रा पर पढ़ेंगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अब यूएस के अंदर एक नेशनल लाइब्रेरी है मेडिसिन की, उसमें ऐसा बताया गया कि ह्यूमंस के अंदर 3 बिलियन, ध्यान देना, 3 बिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं, जिसमें से 99% जो होता है, 99% जो होता है बेस या फिर ये जो कहना चाहिए ना जेनेटिक कोड, सभी एनिमल्स में सेम होता है। तो डीएनए सीक्वेंस में नाइट्रोजन बेस का जो कहना चाहिए जो सीक्वेंसिंग होती है, डीएनए सीक्वेंस होता है ना कि एक बार ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर जी आएगा, सी आएगा, ये जो सीक्वेंसिंग होती है डीएनए की, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर ही फॉलो की जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में 2 लॉन्ग अगर आप देखोगे तो स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो कि यहाँ पर डबल हीलिक्स बनाते हैं, वो आप जानते ही हैं। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ए और टी आपस में पेयरिंग करते हैं, ये भी आप जानते हैं, और जी और सी एक दूसरे के साथ पेयरिंग करते हैं। ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और स्ट्रक्चर में प्यूरिन और पिरिमिडिन के रिंग्स देखने को हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमने डीएनए के सारी चीजों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अभी यहाँ पर मेंशन किया। पूरी तरह डीएनए को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो वो और लॉन्ग वीडियो रहेगा। सो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए में ये मेन होता है कि ये जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है, उसको ट्रांसफर में हेल्प करता है। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि एमआरएनए के फॉर्मेशन में भी हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि डीएनए से ही तो हम एमआरएनए का फॉर्मेशन कर पाते हैं, तो ये उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और ये कभी कभी मैसेंजर की तरह भी एक्ट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हमारी मदद करता है डीएनए। और टाइम टू टाइम डीएनए डायरेक्टर का काम भी करने लग जाता है। डीएनए में डुप्लीकेशन की भी क्षमता होती है कि ये डीएनए डुप्लीकेट कर लेता है, अपने जैसी एक और कॉपी बना सकता है। क्रोमोसोम के कुछ डीएनए से न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है, आज ये भी रिसर्च ने हमें बताया है।
तो और डिटेल्स तो आपको मिल जाएगी, बुक्स हैं मतलब मार्केट में, आप जानते हैं। बट अभी हम जो इंक्लूड कर सकते हैं वो हमने डीएनए के बारे में इंपॉर्टेंट बेसिक्स जो थे वो सब कैरी करे यहाँ पर। अब मैं आपको टूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी बता देती हूँ। जितना मैं भी वीडियो में जो जो चीजें मैं वीडियो में बताती जा रही हूँ वो सारी चीजों को आपको इस क्वेश्चन में इंक्लूड करना होगी। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको कहते हैं पीसीआर, ठीक है। टूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी में आता है। दूसरा टूल होता है मॉलिक्यूलर मार्कर्स। थर्ड होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैं जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ज्यादातर मेरे साथ ये होता है कि वीडियो में पता नहीं कुछ लैग आ जाता है। मेरे पास अभी इक्विपमेंट्स इतने प्रॉपर नहीं है, इस वजह से जेनेटिक मार्कर्स। इसके अलावा फिफ्थ आ जाता है डीएनए बार कोडिंग। ये सभी चीजें टूल्स होती है मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी के। फिर एक साइंटिस्ट आए थे और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? कार्ल वीज ने 1970 के अंदर तो क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने आर्की को डिस्कवर किया था। फिर जब 1990 आया तो इन्हीं कार्ल वीज ने क्या किया? इन्होंने यूज किया 16 SR RNA का, ठीक है। आरएनए की एक टाइप होती है 16 SR RNA। उन्होंने इसका यूज किया और उससे यूज करके यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब देखो टेक्सोनॉमी में यूज करने लगे ना आरएनए को, स्टार्टिंग हो गई यहाँ से। उन्होंने आइडेंटिफिकेशन में यूज किया 16 SR RNA को और उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन में हेल्प किया ऑफ 3 डोमेन सिस्टम। अब सबसे पहले 3 डोमेन सिस्टम में शुरुआत यहाँ से हो रही है क्योंकि इसी को तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, क्योंकि हम आरएनए डीएनए का यूज करने लगे थे हम टेक्सोनॉमी के अंदर। अब मैं आपको थोड़े से यहाँ पर एप्लीकेशंस भी बताती जाती हूँ साथ में कि मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी के हमारे पास एप्लीकेशंस क्या आते हैं। जो चीज बता रही हूँ उसको सिनॉप्सिस की लिस्ट बना लेना और इस क्वेश्चन को फिर एग्जाम में लिखना। आपको गारंटीड नंबर बहुत अच्छा आएंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर इंक्लूड करते जा रहे हैं, राइट। मैं एक मिनट यहाँ पर एक चीज रख देती हूँ ताकि ये पेज यहाँ पर ऊपर नहीं आए। अब एप्लीकेशंस की बात करें तो पहला एप्लीकेशन कहता है कि ये स्टेबलाइज करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अमंग इंडिविजुअल्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स जो होती है, ठीक है, उनको स्टेबलाइज करने का काम करता है बिटवीन इंडिविजुअल्स। समझ में आ रही बात? इसके अलावा ये क्या करता है? मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी क्या क्या करता है वो बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये फाइलोजेनेटिक ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करवाता है अमंग इंडिविजुअल्स। तो हम फाइलोजेनेटिक ट्रीज का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अमंग इंडिविजुअल्स। फाइलोजेनेटिक ट्रीज का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, एक ही वीडियो है अभी तो चैनल पर, लेकिन आप वो चेक करेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन होता है ये आइडेंटिफाई करवाता है पैथोजन और वायरसेस को। तो हम पैथोजन को, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को, और जो वायरसेस होते हैं इनको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी मदद से, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की मदद से। इसके अलावा हम यहाँ पर प्रिडिक्शन अबाउट इमर्जिंग डिजीजेस भी कर सकते हैं। जो नई डिजीजेस आती जा रही है दुनिया में उसका प्रिडिक्शन भी किया जा सकता है। प्रिडिक्शन ऑफ इमर्जिंग डिजीजेस। इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की मदद से वैक्सीन को और ड्रग को भी तो बना सकते हैं। हम वैक्सीन और ड्रग का फॉर्मेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं इसकी मदद से, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी की मदद से। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? हम फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर भी मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी को यूज करते हैं। इसके अलावा इवोल्यूशन को स्टडी करना है सीक्वेंशियल मैनर में, ठीक है। सीक्वेंशियल मैनर के अंदर इवोल्यूशन को स्टडी करने में भी हेल्प करता है ये हमें। इसके अलावा अगर हम टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड जो रहती है, तो टेक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी हमारे लिए यूजफुल होती है। अब ये वाला मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्डर्स ऑफ बर्ड्स भी पता कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट बर्ड्स के बीच में भी अगर आपको उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पता करनी है तो आप मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का यूज कर सकते हो। और वो कैसे करता है? वो एस्कॉर्बिक एसिड की मदद से करता है, क्योंकि कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस्ड इन बर्ड्स में प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन किस तरह से होता है उसका वेरिएशन देखो। कभी तो वो किडनी में बन जाएगा, किडनी में बन गया,
कभी वो लिवर के अंदर बन जाता है, कभी वो लिवर में भी बनता है और किडनी में भी बनता है। कुछ बर्ड्स में एस्कॉर्बिक एसिड सिर्फ किडनी में बन रहा है, किसी में सिर्फ लिवर में बन रहा है, किसी में किडनी में प्लस लिवर में दोनों में बन रहा है, और किसी में नीदर किडनी नॉर लिवर, ना तो किडनी में बनता है और ना ही लिवर में बनता है। तो इतने सारे चांसेस हो जाते हैं। तो एक एंसेस्ट्रल एंजाइम सिस्टम जो होता है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, फर्स्ट इन किडनी लेटर वो, जो कि ऐसा माना जा सकता है कि पहले कोई ऐसा एंसेस्ट्रल एंजाइम था जो कि किडनी में रहा करता था, किडनी में रहकर वो एस्कॉर्बिक एसिड बनवाता था, फिर वो किडनी से ट्रांसफर होकर कहाँ चला गया, लिवर में चला गया, और फाइनली कुछ ऐसी अभी जो नई वाली बर्ड्स है उसमें ये देखने को मिला कि वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया। तो ना ही वो एस्कॉर्बिक एसिड अब किडनी में दिखाई देता, ना ही वो लिवर में दिखाई देता है। सो द एंसेस्ट्रल एंजाइम सिस्टम इन्वॉल्व अकर्ड first in kidney, later transferred in liver, and finally in some birds completely lost. ये सब तो एडवांटेजेस है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े डिसएडवांटेजेस भी रहे होंगे, इसके रहते हैं बल्कि डिसएडवांटेजेस। मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी के डिसएडवांटेजेस क्या है, इससे हमें करेक्ट आइडिया नहीं मिलता होमोप्लासी एंड होमोलॉजी का। होमोप्लासी एंड होमोलॉजी का जो करेक्ट आइडिया है वो हमें इसमें नहीं मिलता। होमोप्लासी क्या होती है, अपीयरेंस ऑफ सिमिलर ट्रेड्स ड्यू टू कॉमन फंक्शन नॉट कॉमन एंसेस्ट्री। यहाँ पर कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, समझना बात को, कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर नहीं है। जैसे कि आपकी आपकी फ्रेंड के अंदर और आपके अंदर हो सकता है कुछ कॉमन ट्रेड्स हो, वो कुछ आदतें उसके अंदर ऐसी होगी जो आप में भी होगी, लेकिन क्या आपके एंसेस्टर सेम होते हैं? उसकी फैमिली अलग होती है, आपकी फैमिली अलग होती है, लेकिन फिर भी ट्रेड सेम हो सकते हैं। तो अगर कॉमन एंसेस्टर तो नहीं है लेकिन कॉमन ट्रेड है, समझो बात को, कॉमन ट्रेड है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अपीयरेंस हो रहा है सिमिलर ट्रेड का, तो ऐसी चीज को हम होमोप्लासी कहते हैं, और ये कहलाती है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और होमोलॉजी हम किसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है दो चीजों का, लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। हो सकता है आपकी फ्रेंड आपके जैसे दिखाई दे रही हो लेकिन उसकी आदतें आपसे अलग हो, समझ में आ रही बात, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, वो चीज हो रही है। इसके एग्जाम्पल में जैसे आता है ना बैट, ठीक है, बैट, उसके बाद आ जाता है पोर्पोइज, उसके बाद आ जाता है हॉर्स। इन सभी के लिम्स को अगर हम देखते हैं ना तो लिम्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से सेम दिखाई देते हैं, लेकिन बैट के जो लिम्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, उसको फ्लाई करवाते हैं। पोर्पोइज के लिम्स उसके थोड़े स्पाइन वाला काम करवाते थे। हॉर्स के जो लिम्स होते हैं उसको रनिंग में हेल्प करते हैं। तो स्ट्रक्चर सेम था, सभी में लिम्स है, लेकिन लिम्स अब फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। इसी चीज को हम कहते हैं होमोलॉजी या होमोलॉगी। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा होमोप्लासी होमोलॉजी का डिफरेंस क्या होता है। जैसे फाइलोजेनेटिक ट्रीज जब मैं बता रही थी तब मैंने शायद वीडियो में भी बताया कि फॉर एग्जांपल ये आपका एंसेस्टर है, इस एंसेस्टर का मान लो ए नाम है और इसके पास 5 डिजिट है, 5 उंगलियां हुआ करती थी, 5 डिजिट्स हुआ करते थे। लेकिन जब इसके जो ऑफस्प्रिंग वहां पर बने, इसके ट्रीज जब आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं तो बी और सी मान लो इसके ऑफस्प्रिंग बने, तो हमने देखा कि जो बी था मान लो इसके अंदर 6 डिजिट आ गए। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एंसेस्टर के पास 5 डिजिट थे और इसके पास 6 डिजिट आ गए तो ये कैसी चीज हो गई। तो यहाँ पर कॉमन फंक्शन मतलब फंक्शन जो है सिमिलर ट्रेट्स दिखाई दे सकते हैं, फंक्शन चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें इसमें आती है, तो इसको हम कहीं ना कहीं होमोप्लासी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन था मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी का वो कंप्लीट हो जाता है। और आज हमारा ये वाला जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमेटिक्स वो कंप्लीट हो गया है। मोस्टली नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में वी विल बी स्टार्टिंग विद स्पीशीज कंसेप्ट, जिसमें हम डिफरेंट स्पीशीज के कंसेप्ट को देखेंगे, स्पीशीज कैटेगरी, सब स्पीशीज, इंफ्रा स्पीशीज कैटेगरी, ये सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।